हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको पढ़ रहे थे। इसके ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर अपने क्लास की प्लेलिस्ट को चेक करें। वहां पर सारे चैप्टर आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ पढ़ रखा था। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रोटीन होगा, तो हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन आखिर होता क्या है? तो प्रोटीन पहले तो बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से। जैसे कि आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स हैं और इन्हीं सब के मिलकर एक कंपाउंड बनता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको भी ये नहीं पढ़ना है, ये जब आप फर्दर के क्लासेस में जाओगे तब पढ़ना होगा। लेकिन ये जो कंपाउंड बनता है वो प्रोटीन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर का, वाटर जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। तो आपको भी पता है H2O जिसको कि हम लोग वाटर बोलते हैं, ये केमिकल नेम है वाटर का। उसी तरह से प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इन सब के सर्टेन रेशियो को लेकर बनता है। नाउ ये मिलता कहाँ है? जैसे कि आपको पता है प्रोटीन हमें मिल्क में मिलती है। मिल्क में आपको सारे तरह के विटामिन्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। उसके अलावा फिश, जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो फिश नहीं ले सकते, वो मिल्क ही कंज्यूम करते हैं। जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो कि सब कुछ खा सकते हैं, वो फिश भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं। इन दोनों में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके अलावा चीज, एग, ये सारे जो मेन सोर्स हैं वो प्रोटीन के हैं और ये सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं। और उसके अलावा कई सारे वेजिटेबल्स, जैसे कि आपको पता है जितने भी दाल होते हैं, पल्सेस होते हैं, बीन्स होते हैं, वो सब में काफी ज्यादा रिच होता है अमाउंट प्रोटीन का। तो अगर आप दाल को और बीन्स को, इस तरह के फूड को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आप में प्रोटीन काफी मेंटेनेंस में रहेगा। नाउ प्रोटीन हम लोग के बॉडी में करता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग हम लोग इसी को बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयरिंग करता है हमारे बॉडी में, जितने भी बॉडी में डैमेज हुई होती है उसको भी रिपेयर करता है। उसके अलावा ये नई नई टिश्यूज़ को बनाता है। आपको मैं एक चार्ट बनवाने की कोशिश करती हूँ। मतलब कि बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है, सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन बॉडी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है, जिसमें कि जान है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट कौन है? तो वो सेल होता है। मतलब कि अगर आप पेड़ को देख लो या तो फिर आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको देख लो, वो सब किससे बने हुए होते हैं? वो सेल से बने हुए होते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर, छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका आई बनता है, ठीक है, और कई जगह पर आई हो गया, आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सारे आपके ऑर्गन हैं। तो आपके ऑर्गन को फॉर्मेशन भी कहाँ से हुआ? सेल से हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? जिससे कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से आप श्वास ले पाते हो, रिस्पायरेशन में जो हेल्प करती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप जो फूड लेते हो वो आप कहाँ से? फूड माउथ से लेते हो, वो धीरे धीरे आपके स्टमक में जाती है और बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपके स्टमक में ऐसे फूड का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो फर्दर आपके बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो जितना भी शुरू से आपके जैसे जो भी आपके ने कंज्यूम किया अपने माउथ से, उसके बाद जब आप एनस से उसको बाहर करोगे, वहाँ तक का सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यही होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। कई सारे होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गए,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए जैसे कि आपको पता है किडनी का हो गया, तो किडनी हो गए, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो सब आपके बॉडी में वर्क करते हैं। तो अभी ये सब आप नहीं पढ़ोगे, जब आप बड़े होगे क्लास 10 में इस पे पूरा का पूरा आपको चैप्टर मिलेगा, जबकि सेल आप क्लास 9th में पढ़ोगे, टिश्यू भी आप क्लास 9th में पढ़ोगे, और उसके अलावा जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है और इवन ह्यूमन बॉडी आप क्लास 10th में इसको पढ़ोगे। नाउ ये तो मैंने आपको पूरा फंक्शन बता दिया। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो किस चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? टिश्यू के फॉर्मेशन में। तो टिश्यू टिश्यू कहने का मतलब अल्टीमेटली सेल, मतलब कि हमारे बॉडी में नए नए सेल को कौन बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारे बॉडी में कई सारे सेल को बनाता है। नाउ दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लड। लाइक अब देखिए आपके बॉडी में जितना भी फूड है, ठीक है, वो आपको स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है, स्टमक में ही आपको एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपके स्टमक से एनर्जी आपके ब्रेन तक या आपके फीट तक कहाँ से जाती है? तो वो कहाँ से जाती है, किसके हेल्प से जाती है? वो ब्लड के हेल्प से जाती है। ब्लड ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब कि आपके बॉडी में जितनी भी चीज़ें होते हैं, चाहे वो एनर्जी हो या तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी फॉर्मेशन होता है तो उसको कौन कैरी करता है अपने साथ? ब्लड कैरी करता है। ब्लड ही अपने आप को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह वर्क करवाता है। नाउ ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए। तो अगर ब्लड अपना काम छोड़ दे, यहाँ पे न्यू सेल बनना बंद हो जाए और हमारे बॉडी में जितने भी डैमेज हुए वो रिपेयर होना बंद हो जाए, तो हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों के होने के लिए, अच्छी तरह से होने के लिए, हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन ज़रूरी है। और ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। नाउ अब किसी फूड में प्रोटीन है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको उसके लिए एक टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपके स्कूल में टेस्ट होता है, वो नॉर्मल सा टेस्ट आपको करना पड़ेगा जो कि लैब में होगा। ये आपके टीचर, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो जनरली करवाएंगे, या फिर बायोलॉजी के भी जो टीचर होते हैं वो भी करवाते हैं। नाउ प्रोटीन आपका एक तरह का सब्सटेंस हो गया जो कि आपको एक फूड में मिलेगा। तो पहले आपको फूड लेना है, फूड पार्टिकल, और आपको फूड को इस टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि एक शीशे का बना हुआ होता है, ये आपको जनरली लैब में देखने को मिलेगा। तो जब आप अपने लैब में जाओगे तो इस तरह के शीशे के ग्लास के बने हुए होते हैं, मतलब कि कांच का एक ग्लास होता है। आप फूड को उसमें डाल दोगे, उसके बाद उसमें आप वाटर के ड्रॉप डालोगे, मतलब कि पानी आप इसमें मिलाओगे, वाटर मैं लिख देती हूँ। उसके अलावा आप इसमें पहले तो इसको थोड़ी देर आप रेस्ट पे छोड़ दोगे मिक्स करके। उसके बाद आप इसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाओगे। कॉपर सल्फेट का मैं केमिकल नेम लिख देती हूँ, इतना बड़ा लिखने जाऊँगी तो हो गया, और जैसे जैसे मैं लिखूँगी आपको कई सारे का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसके आप 2 ड्रॉप मिलाओगे। उसके बाद आप फिर इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रेस्ट करने दोगे। उसके बाद आप इसमें कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3, आप ये मिक्स करोगे। ये सब कुछ आपको लैब में मिल जाएगा, और आपके केमिस्ट्री के टीचर जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये सारे कंपाउंड का नाम आपको याद करवाएंगे। ये सारा कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉस्टिक सोडा, और ये आपको आपके घरों में भी मिल जाएगा। और इसके बनने का प्रोसेस जो कि आप क्लास 10th में इसको फिर से पढ़ोगे और क्लास 11th में भी इसके प्रोसेस को पढ़ना है। ये बनता है सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू, सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू। तो मैं आपको ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सारे आपके कोई काम के नहीं है, बट जैसे कि आपकी क्लास में कोई क्विज होता है या फिर आप अगर NTSC जैसे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने ज़रूरी हैं। नाउ अब ये सारी चीज़ें आप मिला देने के बाद एक आप चेंजेस नज़र करोगे, मतलब कि अगर उस फूड में प्रोटीन है तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा? पर्पल कलर का। यहाँ पर इमेज में देख सकते हो ये फूड पार्टिकल का कलर कैसे चेंज हो गया जैसे ही आप लोगों ने इसमें कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट मिलाया। तो अगर ये कलर चेंज नहीं होता है, अगर ये पर्पल अपीयर नहीं होता है, दैट मीन्स कि इसमें प्रोटीन नहीं है। सो यही कुछ था टेस्ट जो कि आपको करने थे। नाउ फैट, अब बहुत सारे स्टूडेंट फैट का नाम सुन के ये एज्यूम कर रहे होंगे जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं मोटे से, वो नहीं। यहाँ पर मैं फ़ैट की बात कर रही हूँ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बॉडी में ही पाया जाता है, ये बहुत सारे प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, जितने भी इस तरह के ऑयल होते हैं, ग्राउंड नट का ऑयल हो या फिर बादाम का जो तेल होता है वो हो गया,
फिर उसके अलावा कई सारे और ऑयल होते हैं जो कि काफ़ी रिच अमाउंट ऑफ फैट को अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि ये सारे जो हैं वो तो हमें प्लांट से मिलते हैं, लेकिन आपको मैं काफ़ी फेमिलियर एग्जांपल दूँ तो बटर, घी, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होता है। ऐसा नहीं कि मिल्क में फ़ैट नहीं होता है, पर मिल्क में फ़ैट बहुत ही कम होता है और प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करो वो उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर आप बटर को कंज्यूम करते हो, बटर को लेते हो, तो बटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट मिलेगा, जबकि अगर आप मिल्क को लेते हो तो मिल्क में आपको एक ही साथ कई सारे प्रोटीन्स और कई सारे वाइटामिन्स मिल जाएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके बॉडी के फंक्शन में। मैं भी आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे बॉडी में एक फ्यूल के जैसा वर्क करता है। हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। और ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार फूड कंज्यूम करते हो, जिस वक्त आप खाना खाते हो आपको उसी वक्त एनर्जी फील होता है और बाकी पूरे टाइम आप ऐसे ही मतलब वीक फील करते हो, तो ऐसा नहीं होता। तो आपका जो फूड है वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म्स ऑफ फैट। मतलब कि जब आप खाना खाते हो तो आप खाना सिर्फ दिन में 3 ही बार खाते हो और उसके अलावा आपका बॉडी 24 घंटे फंक्शन करता है। मतलब आपका बॉडी तो 24 घंटे फंक्शन करता है, लेकिन आप बस 3 ही बार खाना खाते हो। तो 3 बार खाना खाते हो तो ये 3 बार जो खाना खाते हो इसमें जितना भी फूड होता है वो अपने आप वो कन्वर्ट कर लेता है फैट में और आपके बॉडी में ही वो स्टोर हो जाता है। और जब जब आपके सेल को, आपके बॉडी को, मतलब कि आपके ऑर्गन को एनर्जी चाहिए होता है, ये फैट धीरे धीरे अपना एनर्जी आपको देने लगता है। तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड की तरफ वर्क करता है। और मैंने आपको पहले की क्लास में समझा रखा था जो फूड होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और जितना आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देता उससे ज़्यादा ही आपको फ़ैट एनर्जी देता है। तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम करने लगे, क्योंकि फ़ैट हमें एनर्जी तो देता है लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारे बॉडी के लिए कई सारे डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है। जैसे कि इसका जो एडवांटेज है वो तो आपको पता है कि आप एक बार फूड कंज्यूम करते हो, ये आपको पूरे टाइम एनर्जी देता है, ये हुआ। उसके अलावा ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। और उसके अलावा जो हीट आपके सरफेस, लाइक ये आपका बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फैट का एक लेयर है, फैट का लेयर जमा हुआ है, तो आपके बॉडी पे लेट से ये सन रेज या फिर बाहर से हीट अगर पड़ती भी है तो जो आपके बॉडी में वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो तो एवापोरेट नहीं होंगे। और जैसे ही आपको एवापोरेशन यहाँ पर ऑकर नहीं होगा, एवापोरेशन नहीं होता है, तो आपका बॉडी हीट लूज़ नहीं करेगा, तो आपके बॉडी में गर्माहट बनी हुई रहती है। तो जिस तरह से आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो पोलर बियर, आपको पता है पोलर बियर काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, और पेंगुइन भी काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। तो उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ठंडे जगह में भी रह के उसको ऐसा नहीं कि शॉल स्वेटर का ज़रूरत पड़ता है, वो बिना शॉल स्वेटर का भी काफ़ी अच्छे से रह लेता है वहाँ पर। तो उसके बॉडी में जो फैट है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर के टेम्परेचर से और उसके बॉडी में गर्माहट बना के रखता है। नाउ ये सारे तो एडवांटेजेस हैं फ़ैट के, लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेजेस भी है वो ये है कि आपका जो काफ़ी ज़्यादा अगर फैट का एक्यूमुलेशन होता है आपके बॉडी में तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। आपका ब्लड प्रेशर का हमेशा ही प्रॉब्लम आते रहेगा। जैसे कि जितने भी मोटे लोग होते हैं उसको अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि या तो बीपी लो हो गया या तो बीपी हाई हो गया। तो बीपी का प्रॉब्लम मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ही होता है। उसके अलावा अगर मैं दूसरे प्रॉब्लम की बात करूँ तो उनमें लैक ऑफ एनर्जी भी फील होती है उन्हें। मतलब कि वो फूड तो कंज्यूम करते हैं लेकिन उनका जो फूड है काफ़ी ज़्यादा फैट होने की वजह से, मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्मल ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी का एक सरफेस है, ये यहाँ पर जिसका मतलब काफ़ी ज़्यादा फैट है उसका सरफेस है। अब सेल को एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि सेल को अपना फंक्शन करना है, तो वो इस बॉडी से आराम से एनर्जी ले सकती है क्योंकि काफ़ी थिक सा लेयर नहीं है, काफ़ी पतला सा है। यहाँ पर से सेल को एनर्जी लेने में सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो फैट का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब कि यहाँ पर फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, उसको काफ़ी दिक्कत होगी
फैट तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा सब्सटेंस होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको कन्वर्ट करना सिंपल सब्सटेंस में उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो हमारा सेल होता है वो नॉर्मल फैट को जल्दी कंज्यूम करना चाहेगा, तो इसीलिए जितने भी मोटे लोग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी भी होता है, और देन ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको कि हम लोग ऑब्सेसिटी बोलते हैं। सो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अब आपको पता कैसे चले कि हमारे फूड में फ़ैट है, तो आपको इसके लिए भी एक टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट काफ़ी सिंपल सा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घी होता है, बटर होता है, उसके ऊपर मतलब उसके सरफेस पे एक ऑयल फ्लोट करते रहता है, ठीक है। तो वो ऑयल किस चीज़ को आपको दिखाता है, मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फैट प्रेजेंट है, आप यही इससे बता कर सकते हो। तो यही सेम टेस्ट आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे कि आपको एक फूड आइटम लेना है जिसका भी आपको टेस्ट करना है, उसको आप एक पेपर में रैप कर दो। पेपर काफ़ी हार्ड होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। नाउ आपको उसको फूड को मतलब कि उस पेपर में रैप करना है, मतलब कि मोड़ना है। जैसे कि ये आप पेपर लो, इसमें बीच में फूड पार्टिकल रख दो और इसको मोड़ दो। उसके बाद उसको हल्का हल्का क्रश करने की कोशिश करो, ऊपर से लाइक आप इसको हैमर करो, हैमर नहीं करो, मतलब कि हल्का सा ऐसे मसलने की कोशिश करो। तो जब आप इसको थोड़ी देर के बाद देखोगे, और आप इस फूड आइटम को भी पहले यहाँ से हटा दो, उसके बाद उस पेपर को थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दो, और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसको देखोगे तो पेपर के ऊपर ऑयल का मतलब ऑयल स्पॉट दिखाई देगा। लेट्स से ये पेपर है आपका, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे से ऑयल स्पॉट दिखाई दिए। तो ये जितने भी ऑयल स्पॉट हैं ये प्रूफ करता है कि इस फूड में फैट प्रेजेंट था। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा आसान सा था, तो आप इसको चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको लैब में करो। देन वाइटामस हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ज़रूरी था, उसी तरह से विटामिन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अगर ये सब की कमी हमारे बॉडी में होती है तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमें इन सब के कमी से काफ़ी अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। नाउ vitamins are a group of organic compound which is essential in a small amount for maintenance normal health and development। ऐसा नहीं कि विटामिन आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में चाहिए, आपको थोड़ा बहुत विटामिन, सारी विटामिन मिलती रहे तो ये आपके बॉडी के लिए फंक्शन और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अभी आप लोग कंपाउंड को, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं, मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की बातें बता देती हूँ। हमारे पास कंपाउंड होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो अभी आपको ऑर्गेनिक समझने का मतलब जितना भी आपको प्लांट और एनिमल से चीज़ें मिलती हैं और जिसके भी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जितने भी हमारे मैनमेड थिंग्स होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ये सब होते हैं, उन सबको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। नाउ ये तो आपके काफ़ी बचपन में डेफिनेशन, जब आप धीरे धीरे बड़े होगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन रहे ही रहे, इसके अलावा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों अगर रहा तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और उसके अलावा जितना भी कम बच गया, जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आती हैं। और ये वर्ड कंपाउंड, जैसा कि आपको पता है कंपाउंड कहने का मतलब तो ऐसा नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन, एक ऐसा कंपाउंड जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये एक कंपाउंड है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक जैसे CuSO4, H2SO4, HCl, ये सारे जो कंपाउंड हैं वो इनऑर्गेनिक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की बातें हो गई, लेकिन ये जो विटामिन होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। नाउ विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। इसका मैं काफ़ी एग्जांपल देती हूँ फेमिलियर सा। जैसे कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे विटामिन सी लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे थे, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा कई लोगों का मानना था कि विटामिन सी जो है वो कोरोना से होने वाली डिजीज़ से हमें बचाता है, हमें प्रिवेंट करता है। तो हमें बचा रहा है कोरोना से, दैट मीन्स कि विटामिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो हमें और भी कई सारी डिजीज़ेज हो सकती हैं, कई सारे फंगल डिजीज़ेज हो सकती हैं, कई सारे बैक्टीरियल डिजीज़ेज हो सकते हैं। तो उसके ना होने के लिए आपको बहुत सारे विटामिन्स कंज्यूम करने होंगे। नाउ
इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी। जैसे कि आपको पता है वाइटामिन को अगर आप लेते हो तो आपके दांत, हड्डी और जितने भी जैसे ये हमारा जो जॉ लाइन होता है जिसको कि दांत के जो लेट्स से ये आपका टीथ है, ठीक है, तो ये जो टीथ जिसको पकड़े हुए होता है, ये जो मसल का बना हुआ होता है, तो ये जो है इसको हम लोग गम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हेल्दी रखने में अगर जिसके ये वाले हेल्दी नहीं होते उसको ब्रश करने टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो इन सारी चीज़ों से बचाता है हमें वाइटामस। हमारे पास काफ़ी सारे वाइटामस होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। पहला होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। कुछ वाइटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि फैट सोल्यूबल कहने का मतलब कि उन वाइटामिन को आप ऑयल में अगर घोलोगे तो वो आसानी से घुल जाएंगे, जबकि उनको आप वाटर में घोलोगे तो नहीं घुलेगा। जैसे कि लेट्स से अगर आपको मैं मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मस्टर्ड ऑयल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर फैट होता है यही होता है, जबकि मस्टर्ड ऑयल में कई सारे वाइटामिन भी होते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल को जब आप वाटर में सोल्यूबल करोगे, घुलाओगे, तो वो नहीं घुलेगा, तो दैट मीन्स कि वो फैट सोल्यूबल है, या फिर आप इसी को ऑयल सोल्यूबल भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑयल सोल्यूबल। नाउ एंड दूसरा जो होता है वाटर सोल्यूबल। कई सारे वाइटामिन जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो आपको पता है कि जो नींबू होता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी को आप ऑयल में डिजोल्व करोगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है, जबकि आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे, आपको भी पता है कि आप उस तरह का जूस जो होता है, शरबत जिसको बोलते हैं, वो पीते ही होंगे, तो आप उसमें नींबू को वाटर में घुलाते हो और वो घुल जाता है, दैट मीन्स कि वो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब कि आप विटामिन सी को वाटर में डिजोल्व करवा रहे हो। तो बहुत सारे होते हैं वाइटामिन जिसको कि हम लोग ब्रॉडली डिवाइड किए हुए हैं फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में। देन हम लोग बहुत सारे वाइटामिन को जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी कि इनके ना होने से लाइक अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। उसके अलावा एक हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको हम लोग बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि जो विटामिन बी होता है वो कई सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो विटामिन बी का जो होता है कई सारा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो ये सारे विटामिन थे, और आप अगर आपने मेडिकल के शॉप में जाके देखा होगा तो अगर आप उनको बोलते हो कि मुझे विटामिन की गोली चाहिए, तो वो आपको पूछेंगे कि आपके कौन से विटामिन की गोली चाहिए, आपको विटामिन सी की चाहिए, अगर आपको विटामिन ए की चाहिए तो आप उनको बताओगे। तो हमारे पास इतने सारे विटामिन होते हैं। नाउ ये हमारे पास कुछ विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। ये जो मैंने 4 लिख रखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ही आपसे लोग यही सब पूछते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टाइप का भी है, और आपके क्वेश्चन में भी इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ना अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको रात में काफ़ी कम दिखाई देने लगेगा, और उसके अलावा आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ही हर चीज़ लाइक दिन में भी आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो ये आप समझ जाना कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है। उसके अलावा विटामिन बी, जो हमारा विटामिन बी है उसको कमी से जो हमें बीमारी होती है उसको हम लोग बेरी बेरी कहते हैं। बेरी बेरी कहने का मतलब कि आपको पता कैसे चलेगा कि बेरी बेरी आपके बॉडी में हो गया, तो आपके जो मसल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे। उसके अलावा आपको दिन भर ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, कोई भी वर्क कर रहे हो तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपके अंदर एनर्जी है। देन विटामिन सी, विटामिन सी का तो स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, मतलब कि जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें विटामिन सी का यूज़ किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो स्किन के मतलब कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी दूर रखता है, जो हमारे स्किन के अपर का लेयर होता है ये इसको यहाँ पे जितने भी सेल होते हैं उसको रीजनरेट करते रहता है, और इसके ऊपर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी हमें होने से बचाता है। और उसके अलावा स्किन लाइटनिंग, मतलब कि आपको लाइक 1-2 शेड गोरा करने में भी, ऐसा नहीं कि आप लोग विटामिन सी खाना शुरू कर देना, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट कई सारे कॉस्मेटिक में भी विटामिन सी का यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारे स्टमक के लिए भी। हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है इसमें भी विटामिन सी हेल्प करता है। नाउ इसकी कमी से
हमें स्कर्वी जैसी बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपके दांत से खून आना। अगर आपके दांतों से खून आ रहा है दैट मीन्स कि आपके दांतों से वो खून नहीं आता, आपके दांत जो जबड़े से बंधे हुए होते हैं उससे खून आता है। तो आप अगर इस तरह की बीमारी फेस कर रहे हो तो तब आपको विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं वो लेनी ज़रूरी हो जाती हैं। देन विटामिन डी के कमी से आपको रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। अब रिकेट्स क्या होता है, तो आपके जो बोन होते हैं वो आपको पता है कैल्शियम से बने हुए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लचीले हो जाते हैं अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलती है तो। अब विटामिन डी का मैं मेन सोर्स बताऊं तो विटामिन डी आपको सनलाइट में मिलता है। अब ऐसा नहीं कि दोपहर के धूप में आप जाके खड़े हो जाना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी के साथ साथ कई सारे हार्मफुल रेज होते हैं जैसे अल्ट्रा रेज। तो ये सारे रेज आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हो थ्रू सनलाइट तो आप सुबह का जो धूप होता है, जो बिल्कुल मॉर्निंग में होता है धूप, उसको ले सकते हो, या फिर सीधे शाम का धूप। दोपहर के धूप से आप दूरी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन कैल्शियम ये सारे मिनरल्स हैं। मैं मिनरल्स अभी तक शायद आपको पढ़ाई नहीं हूँ, तो आगे के टॉपिक्स में मैं मिनरल्स भी क्लियर कर दूँगी। आयोडीन और आयरन, ये तीन जो हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। अब एनीमिया में ऐसा आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, आपका बॉडी भी ऐसे पेल जैसा हो जाएगा, मतलब पीलापन आपके बॉडी में दिखाई देने लगेगा। उसके अलावा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। जैसे कि ग्वाइटर की बीमारी कहने का मतलब जो आपका गला होता है वहाँ पर एक इस तरह का लाइक फूल जाता है, तो उसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। अगर वो आपके बॉडी में हो रहा है, मतलब कि अगर आपका गला फूल रहा है तो ये आप नोटिस करना कि आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो रही है। जनरली ये जो बच्चे होते हैं जो कि 13 साल से 16 साल के बीच में होते हैं उनको होता है ना। उसके अलावा कैल्शियम से जो हमारी बीमारी होती है उसको हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जिसमें कि आपकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और आपके दांत भी काफ़ी जल्दी जल्दी गलने लगते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। टूथ डीके जिसको बोलते हैं वो आपको होने लगता है। सो ये कुछ हमारे बीमारियों के नाम थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बीमारियां कौन याद रखना चाहेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देन ये सारी विटामिन्स थी और कुछ मिनरल्स भी थे, और उसके सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि अगर ये बीमारी हो रही है तो उसका आपको कैसे पता चलेगा। नाउ मिनरल्स, बस यही टॉपिक आपका लास्ट बचा है। देन मिनरल्स होते क्या हैं, तो मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प योर बॉडीज फॉर्म एंड फंक्शन और मेनी डिफरेंट लेवल। मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं जनरली ये आपको बॉडी में हेल्प करता है। अब मिनरल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मिनरल्स जो आप वाटर कंज्यूम करते हो, वाटर, इसमें मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे वाटर तो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें मिनरल्स कैसे हो सकते हैं। तो मैं आरओ वाला वाटर की बात नहीं कर रही हूँ। आरओ वाला जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफाई करके आपको वाटर देता है। तो मैं वो वाटर की बात कर रही हूँ जो कि आपके ग्राउंड से मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में, बहुत सारे के घर में जो कल होता है उसको अगर आप उससे वाटर लेते हो या फिर कुआं जो होता है उससे वाटर लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमारे अर्थ के सरफेस पे ऐसा जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, हम लोग को अर्थ में मिलते हैं, मतलब कि अर्थ के सरफेस पे। तो जब वाटर उनके कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्शन करता है उन मिनरल्स के साथ और वो अपने साथ घुला लेता है उन चीज़ों को, और जब आप उनको लेते हो तो आपके बॉडी में वो सारे मिनरल्स भी चले जाते हैं। कई सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होते हैं और कई सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। मिनरल्स कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उसी को हम लोग बस मिनरल्स बोल देते हैं। जैसे कि आयरन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है तो उसको हम लोग मिनरल्स बोल दें। उसके अलावा आयरन के अलावा सल्फ़र हो गया, उसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे एलिमेंट हमें ज़रूरी है। हमारे बॉडी में ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, थोड़े ही अमाउंट में पर ज़रूरी है, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग मिनरल बोलते हैं। जबकि लेड हो गया जिसको कि पीबी, शीशा जिसको बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर ये आपके वाटर के साथ, वाटर बॉडी के साथ मिलकर अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो। तो ऐसा नहीं कि जो हमारा जो नेचुरल वाटर है उसमें 100% प्योरिटी ही होता है, कई सारे वाटर हार्मफुल भी होते हैं। तो आप मिनरल वाटर भी लेते हो तो वो सही है। देन मैं अगर आपको एक
मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक वाटर होता है जो कि आपको डॉक्टर के यहाँ मिल जाता है, जब आप सिरिंज देखे होगे या फिर जब किसी का पानी चढ़ता है तो पानी चढ़ने टाइम एक बॉटल होता है इस तरह का, और उसमें बिल्कुल 100% प्योर वाटर लिखा हुआ होता है, वो होता है। तो 100% प्योर वाटर कहने का मतलब अगर आप इसको पीते हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप सर्टेन दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये 100% प्योर है, प्रॉब्लम इसका यही है। तो वाटर आपको 100% भी प्योर नहीं होता है, होना चाहिए। अब ये 100% प्योर हुआ कैसे? तो इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस को किया जाता है जिसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस, मेरा पेन दिख नहीं रहा है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के थ्रू इस वाटर को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में वाटर को एवापोरेट किया जाता है और जितने भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो एवापोरेट नहीं हो पाती, जिसके चलते ये सेटल डाउन हो जाती है सरफेस पे, और जितने भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एवापोरेट हो जाते हैं वो फर्दर कंडेंस होकर आपको एक स्टोर्ड फॉर्म में मिल जाते हैं, मतलब कि आप उसको स्टोर कर लेते हो। तो ये जो 100% प्योर वाटर होता है उसमें ना तो पोटेशियम होता है, ना कैल्शियम होता है, ना जिंक होता है, ना ही कोई और एलिमेंट होते हैं। तो अगर आप बहुत दिन तक ये पानी पीते हो तो डेफिनेट सी बात है आपके बॉडी में ये सारे कंटेंट नहीं जा पाएंगे, और ये सारे कंटेंट नहीं जाने की वजह से आप बीमार पड़ जाओगे। नाउ वाटर एंड रफेज, मैंने आपको मिनरल्स बता दिया। अब वाटर और रफेज, वाटर और रफेज, जैसे कि आपको पता है वाटर जो होता है वो आपको दिन में कम से कम तो 5 से 7 लीटर लेने ही चाहिए, आपको पीना ही चाहिए। आपके नॉर्मल बॉडी के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप वाटर नहीं कंज्यूम करते हो तो आपके जो सेल होते हैं उसमें भी वाटर की कमी होने लगती है। जैसा कि आपको पता है ये एक सेल है, मैं आपको सेल का एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आप इस सेल के डायग्राम को 9th में अच्छी तरह से पढ़ोगे कि कहाँ पर क्या होता है। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेल का ऊपर वाला लेयर होता है, और यहाँ पर जितने भी जगह बच गई हैं इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। मैं इसका नाम लिख देती हूँ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारा सेल होता है, न्यूक्लियस कहने का मतलब जो, जैसे कि आपका बॉडी है, ठीक है, तो आप मान लो कि ये जो पूरा है वो आपका बॉडी है, और ये जो बीच में है न्यूक्लियस आप इसको समझ लो ब्रेन। तो वैसे ही कह सकते हो कि ये सेल का ब्रेन है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विडी सा बच रहा है, ये वाटर का, बिल्कुल कहते हैं ना, इसमें 70% वाटर होता है। तो आपका जो सेल है वो भी किससे बना हुआ होता है? वाटर से। समझो 70% वाटर आपके बॉडी में, ठीक है, बॉडी के सेल में है। तो अगर आपके बॉडी में वाटर कमता है तो ये सेल भी अपना वाटर लूज़ करने लगेंगे, और सेल अगर अपना वाटर लूज़ करने लगेंगे तो वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। सेल के भी कई सारे फंक्शन होते हैं, तो वो अपना सेलुलर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे कि आप आगे और बीमार पड़ जाओगे। आपको डाइजेशन में भी हेल्प नहीं होगी, मतलब कि आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आपके ब्लड में भी इम्प्यूरिटीज़ बढ़ने लगेगी, मतलब कि आपका ब्लड भी धीरे धीरे गंदा होते जाएगा, तो आपको और भी कई सारी बीमारी होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करें, यही आपके लिए बेटर होगा। और उसके अलावा मैं अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको पता है गर्मियों में हम लोग की मम्मी जो होती है वो ग्लूकोन डी जैसे चीज़ों को हमें देने की कोशिश करती है। तो ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा हीट को मतलब लूज़ किए हुए होते हैं, मतलब हम लोग जैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग में से काफ़ी ज़्यादा एवापोरेशन होने के चलते हमारा जो वाटर होता है बॉडी का वो कम जाता है। तो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट का लेवल मेंटेन रखने के लिए हमारी जो मम्मी होती हैं वो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं, और ये हमें ब्लड के सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है ब्लड भी काफ़ी लिक्विडी सा होता है। नाउ रफेज, रफेज क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक लीफ लेना, पत्ती, उसके बाद यहाँ पर ऐसे उसके पतले पतले से वेन्स होते हैं, उसको आप ऐसे कट करो के निकालोगे तब आपको इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा। तो ये आपको क्या होता है? ये रफेज होता है। जनरली रफेज 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट रफेज होता है, एक एनिमल रफेज होता है। जैसे कि आप मैंगो खाते हो, आम खाते हो, जब आम की गुठली खाते होगे तो आपको कई सारे फाइबर्स दिखाई देते होंगे, मतलब कि पतले पतले से। तो ये होता है प्लांट रफेज। एनिमल रफेज वैसे तो जनरली होता नहीं है पढ़ने के लिए हमें, लेकिन एनिमल रफेज भी होता है। लेकिन एनिमल रफेज जो होता है वो हम लोग के जो स्टमक होते हैं वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, जबकि जो प्लांट रफेज होते हैं उसको हम लोग की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो हमारा बॉडी जो होता है ये बना हुआ होता है जनरली सेलुलोज से। तो सेलुलोज एक ऐसा
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो रफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। मतलब फाइबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है। नाउ ये मिलता कहाँ कहाँ है, तो ये हमें बहुत सारे फ्लावर्स में मिलते हैं, सीरियल्स में मिलते हैं, पोटैटोज, फ्रेश फूड और कई सारे रॉ मटेरियल्स जैसे कि रॉ फूड होता है और कुक्ड फूड होता है, दोनों में मिलता है। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे फूड में रफेज प्रोवाइड करता है। तो रफेज क्या क्यों ज़रूरी है, जैसे कि ये आपका फूड है, ठीक है, नॉर्मल फूड, जब आप इसको खाते हो तो ये हमारा स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट करता है। तो हमारा डाइजेस्ट जो होता है स्टमक में, ये बिल्कुल ऐसे स्लिपरी सा हो जाएगा। तो जो रफेज होता है वो उसमें घुल मिल जाता है, जिसको कि स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जो हमारा फूड होता है वो बिल्कुल एक कहते हैं हार्ड फॉर्म में होता है, जिसको कि आगे फर्दर नॉट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब नॉर्मल काफ़ी अच्छा होता है, जिसको कि हमारा जो स्टमक है वो आगे पास ऑन कर पाता है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें, जबकि ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन डाइजेशन में हेल्प ज़रूर करता है। सो डिफिशियंसी डिजीजेस, मैंने थोड़ी देर पहले की स्लाइड में भी इस टॉपिक के बारे में बात की थी। डेफिशियंसी डिजीजेस क्या होते हैं, मतलब कि ऐसी बीमारी, डेफिशियंसी मतलब कि कमी, डेफिशियंसी का हिंदी होता है कमी, और किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस बीमारी को पढ़ने से पहले, मतलब इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस डाइट कहते हैं किसको, पहले तो डाइट किसको कहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब कि क्लासेस में ही बताया था, पहले की क्लासेस में, कि डाइट जो होता है अमाउंट ऑफ फूड विच वी टेक इन अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि हम लोग एक समय में जितना खाना खाते हैं, जितना फूड कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग डाइट बोलते हैं। आप अपने डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके बॉडी हेल्दी रहे। अब बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, बैलेंस डाइट मतलब कि संतुलित आहार, मतलब कि आप अपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हो जिससे कि आपका जो बॉडी होता है उसमें हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाए। जैसे कि ये एक थाली में बना लेती हूँ, इसमें आप थोड़ी सी पल्सेस, पनीर की सब्ज़ी, रोटी, और उसके अलावा थोड़ा सा चावल, दाल, और भी जो सैलेड होते हैं वो, थोड़ा सा स्पाइसी अचार, ये सब हो गया, वो सब कुछ ऐड करते हो, पापड़। तो ये जो थाली बनेगी इंडियन थाली, जिसको कि आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल बैलेंस डाइट है। जैसे कि फूड में आपको चपाती हो गया, वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल गया, चावल हो गया जिसमें कि आपको स्टार्च मिल जाएंगे, दाल हो गया, तो इस तरह से आपको फैट सब कुछ मिल जाएगा एक ही थाली में। और यहाँ पे जो सैलेड है वो आपको कई सारे वाइटामिन देंगे। तो ये एक बैलेंस डाइट का कहते हैं ना थाली है, उस तरह का। सो बैलेंस डाइट क्या होता है, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट हैज़ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट दैट इज नीडेड फॉर अ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। एक नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना भी न्यूट्रिएंट हमें ज़रूरी है, वो एक बैलेंस डाइट को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। नाउ डेफिशिएंसी क्या होती है, जैसे कि जो बैलेंस डाइट होता है उसमें अगर किसी भी तरह की कमी आए तो उसके वजह से होने वाली बीमारियों को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। सो डेफिशिएंसी डिजीजेज आर काउज्ड बाय लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसी को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। दिस डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस डाइट, मतलब कि इसके अगर आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई है तो आप अपना जो डाइट है उसको प्रॉपरली पहले तो बैलेंस करें। अगर आप अच्छा फूड लेते हो तो आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा। अगर आप इसको ट्रीट करना चाहते हो तो इसका बस यही ऑप्शन है, या तो फिर आप मेडिकल सपोर्ट लो, उस तरह की वाइटामिन, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट, उस तरह के फूड को लो, मतलब उस तरह के मेडिकल को लो, मेडिसिन को लो। If the body is deficient in vitamin, we get vitamin deficiency diseases like scurvy, pellagra, rickets, etc. तो ये सारी बीमारियों के नाम है। अगर हमें वाइटामिन की कमी होती है तो ये सारी बीमारी होती है, और ये सारी बीमारी के तो बारे में मैंने आपको पहले भी बातें की थी। नाउ इफ़ मिनरल्स आर डिफिशिएंट दैट वी गेट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे कि आपको पता है कि अगर मिनरल्स भी हमारे बॉडी में कम जाती हैं तो उससे भी हमें बीमारियां होती हैं। तो जैसे कि आपको आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, फॉस्फोरस की कमी से आपके जो दांत होते हैं और जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो हमारे बॉडी के लिए हर तरह के फूड ज़रूरी हैं। इन शॉर्ट आप समझ लो कि भले ही वो वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, आपके बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, भले ही कम अमाउंट में, लेकिन एक संतुलित वे में चाहिए।
ठीक है। सो ये भी स्लाइड आपको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको एक्सरसाइज समझा तो दूंगी पर मैं पिछले क्लासेस की तरह इसको सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ये क्लास काफ़ी अच्छे से लिया है। सो मैं आशा करती हूँ कि ये आप क्वेश्चंस अपने आप भी बना सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ती हूँ। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, उनके नाम लिखने हैं। तो आपको ही पता है जो 5-6 मैंने बताए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको लिखने हैं। मैंने जितना भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया है, जितने भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उसके आप लोगों ने नाम लिखने हैं यहाँ पर। आप कमेंट में भी लिख के मुझे आंसर करें और मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। नाउ सेकंड, पहले इसका जो आंसर है इसमें A B C D आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है। तो मतलब इसके कहने का मतलब एनर्जी गिविंग फूड क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फूड होता है, सॉरी फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। देन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, आपको उसका नाम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अ वाइटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस गुड आई साइट। मतलब कि यहाँ पे आपको वाइटामिन का नाम पूछा है। तो मैंने आपको कई सारे वाइटामिन बताए थे, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन B12, वाइटामिन B7, सॉरी 6। तो ये सारे विटामिन्स में कौन सा विटामिन जो आईसाइट के लिए, मतलब कि हमारे जो आँख है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, उसके लिए ज़रूरी है। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। हम लोग को एक मिनरल का नाम बताना है जो कि हमें जो बोन है हमारे, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी सारे आसान से क्वेश्चन थे जिसके कि आपको आंसर करने। नेम टू फूड नेम टू फूड्स ईच रिच इन। मतलब कि आपको 2 ऐसे फूड लिखने हैं जिसमें कि फैट हो, स्टार्च हो, डाइट्री फैट्स हो और फाइबर्स हो एंड प्रोटीन्स हो। मतलब कि आपको 2 फूड लिखने हैं, फूड के नाम। तो फैट आपको कहाँ मिल सकता है, कौन से फूड में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले की स्लाइड में कौन से फूड में आपको क्या मिलता है वो बताए थे, वो बताई थी। तो आप उसी को यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि नहीं उसको आपको बताना है। सो बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ राइस को अकेले ही खाते हैं तो हम लोग अपने बॉडी में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कि फुलफिल कर लेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये सही है तो आप इसको टिक करोगे, अगर गलत है तो आप इसको गलत करोगे। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि आपको अपने फूड में हर तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सिर्फ आप राइस को खाकर ऐसा नहीं है कि सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लोगे। आपको दाल भी खानी पड़ेगी, आपको सब्जी भी खानी पड़ेगी, आपको कई सारे सैलड्स होते हैं वो भी खाने पड़ेंगे। तो ये गलत है, तो आप इसको कट कर देना। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो आपको ही पता है कि बैलेंस डाइट अगर आप लेते हो, मतलब एक संतुलित वे में अगर आप कुछ भी खाते हो, मतलब कि आप अगर न्यूट्रिएंट्स जितने भी पाँचों होते हैं, 5-6, अगर आप उसको एक अच्छी तरह से खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपको वो बचाता है डेफिशिएंसी डिजीज़ होने से। तो आपको ही पता है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आप इसको टिक कर दोगे। नाउ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। मतलब कि बैलेंस डाइट जो होता है उसमें हर तरह के फूड आइटम होने जरूरी हैं जो कि अलग अलग न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करें। तो ये भी स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर कह रहा है कि जो मीट है वो हमें ऑल तरह की न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप सिर्फ मीट खाते हो तो आपके बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है आपको वो प्रोवाइड कर देगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आपको ये भी बताना है। नाउ 5वां क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है, इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से जो विटामिन डी की कमी से जो आपकी बीमारी होती है, आपको वहाँ पर इसका नाम लिखना है। मतलब कि आपको यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस है उसको लिखना है। जैसे कि अगर आपको विटामिन डी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। विटामिन डी से जो आपके जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपके दांतें भी कमज़ोर होने लगते हैं, मतलब कि टूट दिखे। तो ऐसा आपको कौन से बीमारी में महसूस होता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। आपको विटामिन डी का मैंने मेन सोर्स भी बताया था कि जो सन होता है वो मेन सोर्स होता है। तो यहाँ पर
आपको एक आंसर इस तरह से लिखना है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक काउज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी, तो कौन से बेरी मतलब बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो कौन सी जो न्यूट्रिशन होती है किस चीज़ की कमी से बेरी बेरी होती है, तो ये भी आपको बताना है। ये तो मैंने पिछले की स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था कि जो बेरी होता है, रिकेट्स होता है, ये सारी बीमारी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपसे क्वेश्चन भी इसी पे ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने पिछले की स्लाइड अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखना चाहो, अगर आपको याद नहीं है तो, नहीं तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे ब्लैंक्स का जो मतलब जो भी आंसर होगा आप उसको लिख दो। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काउज अ डिजीज नोन, विटामिन सी के कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम लिखना है। तो अगर आपको मतलब लाइक स्कर्वी होता है, कैल्सीमिया होता है, या फिर एनीमिया होता है, या फिर बेरी बेरी होता है, कौन सी बीमारी होती है आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। नाउ नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस का आई थिंक हिंदी रतौंधी करके कुछ होता है, यही होता है, तो अगर आपको ये हो रहा है तो ये किस वजह से होता है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। नाउ ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, यहाँ पर ये समरी है, तो ये समरी मैंने एनसीईआरटी से उठाया है और ये समरी आपको याद होना ज़रूरी है। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, ये सारे तो लाइक टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे कि आपको क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ होता है कि व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ या इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं इस पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, मतलब कि ये समरी ही होता है पूरे चैप्टर का। अगर आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ आया तो बस ये स्लाइड पढ़ लेना। तो मैंने पूरा चैप्टर इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप वीडियो को रोक कर ये सारे जो समरी के पॉइंट्स हैं वो खुद भी आप एक बार पढ़ सकते हो, और ये ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के और इस क्लास के भी एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग विद ज़ेयर एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास। सो थैंक यू।